सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपशिप। ठीक है, लास्ट क्लास में सेडिमेंटेशन खत्म कर दिया था हमने, देख लिया था सब कुछ। ठीक है, इस क्लास में हम क्या करेंगे, कोएगुलेशन के बारे में देखेंगे, है ना। कोएगुलेशन वैसे बेसिकली सेडिमेंटेशन के पहले किया जाता है, लेकिन हमें पहले सेडिमेंटेशन पता चल जाए फिर हमें कोएगुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी वो देखेंगे, है ना। तो समझो कि कोएगुलेशन की ज़रूरत क्या पड़ी। सपोज करो पानी में जब एक बड़ा सा पत्थर मैंने डाला, ये वाला, जैसे ही ये पानी में आया ये अपने आप सेटल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो ग्रेविटी के कारण जो फोर्सेस लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो काफ़ी ज़्यादा है। अब सपोज करो कि इसकी साइज में छोटी 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 कर दूं, तो हमने देखा है कि जब सरफेस एरिया छोटा होता जाता है बिल्कुल, तो यदि जो फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस एरिया, इनका ओवरऑल सरफेस एरिया उनके मास के प्रपोर्शन में बहुत ज़्यादा होता है, तो इनमें फोर्सेस जनरेट हो जाते हैं। कौन से वाले? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। वो कभी रिपल करेंगे, कभी अट्रैक्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है कि कौन सा पार्टिकल का क्या नेचर है। तो सपोज करो कि यहाँ पे दो पार्टिकल हैं, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। दो पार्टिकल्स ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत पास पास का डिस्टेंस है ना, और एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल वाला। यदि ये नीचे जो वेट लग रहा है इसका mg, है ना, यदि ये इससे कम हुआ तो ये नीचे नहीं जाएगा, मतलब सेटल तो होगा नहीं। ठीक है, तो हमारे पास दिक्कत क्या हो जाती है कि ये सेटल होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो भी इन पे चार्ज है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनमें लग रहा है उसे पहले हटाना पड़ेगा, तब जाके ये सेटल होंगे। तो हम क्या करते हैं, इनमें डालते हैं कोएगुलेंट्स। कोएगुलेंट्स का काम क्या होता है कि पहले तो ये जो चार्ज है उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ताकि जो फोर्सेस वगैरह है वो ख़त्म हो गया। दूसरा, वो खुद भी जो प्रेसिपिटेशन बनाते हैं कोएगुलेंट्स, सपोज करो कि यहाँ पे उसने प्रेसिपिटेशन बनाया, अब ये जो प्रेसिपिटेशन है ये बढ़ता जाएगा, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनको साथ में चिपकाता चिपकाता नीचे सेटल कर जाएगा। दूसरा, इसमें मास बढ़ जाएगा इसका, तो इसकी सेटलिंग की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो हमारा जो पार्टिकल सेटल होना ही नहीं चाह रहा था उसे हमने सेटल करवा दिया। जनरली ये कहाँ होता है, क्योंकि कोलोइडल जो सॉल्यूशन होते हैं, कोलोइडल मतलब जो सस्पेंडेड सॉलिड और डिजोल्व सॉलिड के बीच के जो सॉलिड होते हैं वो कोलोइडल सॉलिड होते हैं, तो उनमें ये हमें ज़रूरत पड़ जाती है उनको सेटल डाउन करवाने के लिए। तो लिखो कोएगुलेशन, हेडिंग है हमारी कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन में, तो लिखो कोएगुलेशन। इट इज द प्रोसेस इन विच certain chemicals called as coagulants, certain chemicals called as coagulants are added, added, milana, added in water in order to neutralize the negative charge present over them। नेगेटिव चार्ज क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि जनरली हमारे पास यहाँ पे क्ले वगैरह रहते हैं, तो क्ले की एक टेंडेंसी है कि उनके पास नेगेटिव चार्ज रहता है ना, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो हमने नेचुरल वाटर में हमें उन्हीं को सेटल करवाने, तो इन्हें हमने लिख दिया कि दे न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट। नेगेटिव चार्ज के ब्रैकेट में लिख लेना क्ले सिल्ट, है ना, ब्रैकेट क्लोज, प्रेजेंट ओवर देम so as to increase the opportunity to come in contact with each other, thus growing in size and getting easily settled in sedimentation process। तो कोएगुलेशन में प्रोसेस क्या होता है कि कोएगुलेशन में पहला
कोएगुलेशन में होता है एडिशन ऑफ कोएगुलेंट्स दूसरा होता है कि रैपिड मिक्सिंग ये प्रोसेस होता है कोएगुलेशन का। रैपिड मिक्सिंग क्यों? ताकि पहले तो सारा से सारा जो है ना मिक्स भी हो जाए अच्छे से, और अच्छे से प्रिसिपिटेशन वगैरह फॉर्म करके सारा का सारा मतलब ये क्या करेगा, इधर उधर जाके सभी को ऐसे जोड़ लेगा। ठीक है, तो रैपिड मिक्सिंग और एडिशन ऑफ कोएगुलेंट्स ये प्रोसेस होता है। फ्लोकुलेशन में क्या होता है? फ्लोकुलेशन में हम लिखो, फ्लोकुलेशन इट इज द अल्गोमरेशन ऑफ पार्टिकल्स। इट इज द अल्गोमरेशन ऑफ पार्टिकल्स। क्या किया था हमने? डिस्पर्स कर दिया सब जगह। अब हम क्या करेंगे? आराम से इसको मिलाते रहेंगे। पहले तो अच्छे से रैपिड मिक्सिंग कर दी, अब आराम से हम मिलाते रहेंगे ताकि ये हर जगह जाके स्क्रैपिंग कर देगा पूरा, और चिपका के मतलब उनकी कांटेक्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए, है ना। इट इज द अल्गोमरेशन ऑफ पार्टिकल्स बाय इंड्यूसिंग इंड्यूसिंग जेंटल और स्लो मिक्सिंग। जेंटल और स्लो मिक्सिंग, जो ये 3 स्टेजेस है, 1, 2 एंड थर्ड इज स्लो मिक्सिंग वाला। द अबव 3 स्टेजेस आर carried out in different unit in water treatment plant. However, if the discharge to be treated is very less, a single unit called as क्लैरिफ्लोक्यूलेटर, स्पेलिंग है CLARIFLOCCULATUR, may be used in which all 3 stages are used, है ना। रैपिड मिक्सिंग और एडिशन एक ये वाला एक यूनिट में हो जाता है, और एक फिर क्या करता है कि उसमें 25 से 30 मिनट तक हम स्लो मिक्सिंग करते हैं ताकि अच्छे से सारा का सारा स्क्रैप ऑफ हो जाए। तो वो 2 यूनिट में, यदि ये सारे के प्रोसेस एक ही यूनिट में करते हैं तो क्लैरिफ्लोक्यूलेटर, और क्लैरिफ्लोक्यूलेटर पे आप हाईलाइट कर लेना ताकि ये मतलब पूछा जाता है कि सिंगल यूनिट है जिसमें तीनों चीज़ हो जाती हैं। सेटलिंग नहीं होती है। सेटलिंग आपको अलग करना है। क्लैरिफ्लोक्यूलेटर में सिर्फ रैपिड मिक्सिंग एंड स्लो मिक्सिंग दोनों होती है, मतलब कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, है ना। कभी कोई बोले सेटलिंग, तो सेटलिंग नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, कोएगुलेंट्स हैव चार्जेस अपोजिट टू दोज THOAC of suspended solids and are positively charged in nature, coagulants also also form sticky gelatinous precipitates which are capable of sticking the suspended solid onto their surface, फॉर्मिंग बिगर साइज्ड पार्टिकल्स, है ना। जैसे जैसे वो
स्टिक करता रहेगा, साइज भी बढ़ जाएगा, है ना। दे ऑल्सो हैव हाई पोरोसिटी, thus they also have high porosity, thus coagulants can also trap microorganisms due to their sticky nature। मतलब ये तो बहुत कुछ काम कर देता है, ये सस्पेंडेड सॉलिड को भी निकाल देता है, बहुत सारी अभी हम देखेंगे आगे कि अल्कलिनिटी जो भी हम कोएगुलेंट डालेंगे वो किसी से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेशन बनाता है, तो वो अल्कलिनिटी भी रिड्यूस कर देता है, अल्कलिनिटी से रिएक्ट करता है। तो बहुत सारा काम जो केमिकल वाला है वो कोएगुलेशन में हो जाता है। आखिरी में क्या होता है, फिर सेटलिंग, फिर फिल्ट्रेशन से हम निकालते ही हैं, लेकिन जो केमिकल वाला जो चीज़ है मेजर पोर्शन वो यहाँ हो जाता है। ठीक है। ऑल्सो ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू देयर स्टिकी नेचर। नेक्स्ट पैराग्राफ, as soon as coagulant is added, as soon as coagulant is added, high energy in the form of rapid mixing, high energy in the form of rapid mixing is given to uniformly disperse the coagulants and neutralize the negative charge on the suspended solids। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कोएगुलेंट्स, कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ कोएगुलेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, पहला है एलम। क्या है एलम? एलम क्या है? एलम के आगे लिख लो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट। हमने क्या पढ़ा था? Al2SO4 थ्राइस डॉट 18H2। ठीक है, ये होता है एलम। एलम क्या करता है? पानी में देखो, पानी में अल्कलिनिटी हार्डनेस वगैरह रहती है, तो ये अल्कलिनिटी से रिएक्ट करता है। अल्कलिनिटी में क्या 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 है हमारे पास? CaCO3, CaHCO3, CaOH ट्वाइस। ठीक है, सोडियम के साथ भी हो सकता है, Mg के साथ भी हो सकता है, और ये चीज़ें हैं ना, ये कंपाउंड। तो हम किसी भी एक के कारण कंपाउंड में के कारण हम रिएक्शन बना लेंगे और हम उसको जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, तो यदि ये किससे रिएक्ट कर गया, हमने ले लिया, मान लो ये ले लिया CaHCO3 ट्वाइस, ठीक है, तो ये बनाएगा AlOH थ्राइस, है ना। एल्यूमिनियम फिर ये जो हमारा कैल्शियम है रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा CaSO4। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड H2। बैलेंस आउट करो इसको, Al2 से ये यहाँ पे 2Al2, ठीक है, और 3 SO है तो यहाँ पे ये 3 बन गया, 3 है तो यहाँ पे 3 ये दे दो। कार्बन कितने हो गए? 2, 6, तो ये +6 एंड H2O। आखिरी में जितने भी बचे हैं वो देख लो, तो वो निकलेगा 18। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलम, ये हो गया अल्कलिनिटी। ये है पीपीटी, जिसे हम बोलते थे स्टिकी जेलेटिनस पीपीटी। ये क्या है? कैल्शियम के जो कंपाउंड थे हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं,
कौन सी वाली है ये? कार्बोनेट तो है नहीं, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस CO2 एंड वाटर। ठीक है, एलम का वेट कितना था टोटल? 660 ग्राम। ठीक है, प्लस 660 ग्राम 666 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? 3 इंटू, ये फाइंड करो, 61 इंटू 2 122 प्लस 40 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 66 सॉरी कितना? 122 प्लस 40 इज 162 इंटू 3, 61 इज 122। ठीक है, ये हो जाएगा 162 मतलब 486 ग्राम। ठीक है, L2O3 17 51 एंड प्लस 27, 51 प्लस 27 तो ये हो जाएगा 8, 78 इंटू 2 इज 158 ग्राम। ठीक है, तो अब हमें ये पता चला कि इतने ग्राम ऑफ एलम रिएक्ट विथ इतने ग्राम ऑफ CaHCO3 ट्वाइस एंड टू प्रोड्यूस इतने ग्राम ऑफ PPT। यदि हम इसे अल्कलिनिटी में कन्वर्ट करें तो हमें क्या करना है? 486 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इज 81। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? बाई 2 हो जाएगा ना, इंटू 50, तो ये आ जाएगा 300 ग्राम ऑफ अल्कलिनरी अस CaCO3। समझ में आया ये क्या है? ये इक्विवेलेंट वेट है, किसका है? CaHCO3 ट्वाइस का। ठीक है, और ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, कन्वर्ट ऐसे ही करते थे हम। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। यदि हम इसको 666 से सभी को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा कि 1 ग्राम ऑफ एलम रिएक्ट्स विथ 0.45 ग्राम ऑफ अल्कलिनिटी अस CaCO3। यूनिट याद है ना? अल्कलिनिटी की यूनिट क्या है? अल्कलिनिटी 0. मिलीग्राम पर लीटर अस CaCO3 टू प्रोड्यूस 0.23 ग्राम ऑफ PPT। ठीक है, अभी लिखवाऊंगा मैं। तो लिखो एलम, पहला लिखो कि एलम डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता। इट रिएक्ट्स विथ अल्कलिनिटी प्रेजेंट इन वाटर। सपोज करो अल्कलिनिटी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हमें डालना पड़ेगा। अल्कलिनिटी हमें जानबूझ के उसमें डालनी पड़ेगी, तभी रिएक्ट करेगा ना। सेकेंड, एलम फॉर्म्स स्टिकी जिलेटिनस प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में LOH थ्राइस which is responsible for coagulation, which is responsible for coagulation. थर्ड लिखो, in general alum induces permanent hardness with water। ये तो हमने देख लिया।
परमानेंट हार्डनेस है ये। फोर्थ लिखो कि एलम इंड्यूसेस corrosivity in water due to release of CO2 gas which subsequently forms carbonic acid। CO2 वाटर से रिएक्ट करके एसिड बनाती है, वीक एसिड है लेकिन बनाती है कार्बोनिक एसिड, तो क्या हो जाएगा वो H2CO3 कार्बोनिक एसिड। पांचवा लिखो एलम वर्क्स इन द पीएच रेंज ऑफ, अभी ये नहीं लिखा है ना, ये बाद में मैं बताऊंगा, इसके बाद लिखना है ना। एलम वर्क्स इन द पीएच रेंज ऑफ 6.5 to 8.5 एंड 10। हमने देखा था ड्रिंकिंग वाटर का पीएच इसी रेंज में था, इसी रेंज के अंदर ही था 7 से, है ना। एंड 10 इट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, क्योंकि कुछ कोएगुलेंट्स है ना उनको पीएच अलग पीएच पे वर्क करते हैं, तो फिर क्या पीएच डिक्रीज करेंगे क्या जानबूझ के, तो फिर वो उनकी सुटेबिलिटी नहीं आती। छठा एलम ऑल्सो रिमूव्स टेस्ट कलर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वाटर। हमने देखा था कि ये जो पीपीटी है ये किसी को नहीं छोड़ेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए चपेट में तो उनको भी ले लेगा, कलर कोजिंग कंपाउंड जो है वो उनको भी ले लेगा, और सेम टेस्ट कोजिंग कंपाउंड भी उनको भी चपेट में ले लेगा। द यूजुअल डोजेज ऑफ एलम इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, WTP लिख लो, इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज फाउंड इन द रेंज ऑफ 10 to 30 मिलीग्राम पर लीटर। आठवां लिख लो if alkalinity is not present in water, if alkalinity is not present in water, it is artificially added in water, it is artificially added in water in the form of lime or soda ash। ठीक है, ये लिख लो अब इक्वेशन, ये मैं लिखवाऊंगा स्टेटमेंट उसके बाद। है ना, ये लिख लो अभी यहां तक। इसमें देखो एक तो ये वाला है कैलकुलेशन 1 2 3, यदि इसी को हमने अल्कलिनिटी अस CaCO3 में कन्वर्ट करेंगे तो 300 ग्राम आएगा, तो फिर ये हो जाएगा कि 666 ग्राम रिएक्ट विद दिस टू फॉर्म दिस, या फिर 660 ग्राम रिएक्ट विद 300 ग्राम अल्कलिनिटी अस CaCO3 टू दिस, है ना। ये जो है टर्म ये इसी के लिए है, लेकिन ये जनरल टर्म है, तो हमें काम का यही है। उसके बाद लिखो, इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूं मैं कि 1 ग्राम ऑफ एलम रिएक्ट विथ 0.45 ग्राम ऑफ अल्कलिनिटी अस CaCO3 reacts with 0.45 gram of alkalinity as CaCO3 to produce 0.23 gram of aluminum hydroxide। सो नेक्स्ट हमें ना इन दोनों के साथ एलम की रिएक्शन भी देख लेते हैं कि कैसे एलम रिएक्ट करेगा। वही Al2 AlOH थ्राइस बनाएगा इधर, इससे रिएक्ट करके जो हमारा कैल्शियम है वो रिएक्ट करके इधर बनाएगा CaSO4। ठीक है, हमारा यहाँ पे सिंस कार्बन वाला कोई भी नहीं है तो CO2 नहीं बनेगा और H2O रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको बैलेंस आउट करो, यहाँ पे Al2 है तो ये हो जाएगा 2,
ये CO ये 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 3 क्या है, SO4 है ना, तो 3 लिख दिया। 3 है तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 3 हो जाएगा, और बचा H2O तो 18 आ जाएगा। कैलकुलेट करना 18 ही आएगा शायद। ठीक है, सेम यदि यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, पहले AlOH थ्राइस, ठीक है, सोडियम बनाएगा इससे, तो ये हो जाएगा Na2SO4। ठीक है, हमारा क्या है ये CO2 और H2O। ये हो जाएगा यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, यदि ये 3 है तो कार्बन 3 हो गया, तो ये भी 3 हो जाएगा, और 12 H2O बच जाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये देखो, ये तो अल्कलिनिटी है ना, ये PPT है, ये परमानेंट हार्डनेस, लेकिन यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस नहीं हुआ, मतलब ऐसे एसिडिटी प्रोड्यूस नहीं हुई, नो एसिडिटी। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा PPT है, ये अल्कलिनिटी है, हार्डनेस नहीं है ना, यहाँ पे सोडियम के कारण हार्डनेस होती नहीं है, तो नो हार्डनेस। लेकिन एसिडिटी प्रोड्यूस कर रहा है ना। जनरली बोला है कि परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है ना। वैसे कोरोसिविटी भी जनरली प्रोड्यूस करता है, लेकिन जरूरी नहीं है, यहाँ के लिए जरूरी नहीं है। सो नेक्स्ट लिखो, क्या लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे क्वांटिटी ऑफ स्लज प्रोड्यूस्ड इन सेडिमेंटेशन टैंक, ये हेडिंग है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ स्लज, स्लज SLUDGE स्लज। हमने क्या देखा था कि जो हमारा पानी था, है ना, पानी था, ये पानी, ठीक है, जब हमने एलम वगैरह डाला था तो इसमें जो भी सस्पेंडेड सॉलिड थे वो सेटल हो जाएंगे। ठीक है, तो सॉलिड स्लज जो है, स्लज क्या हो जाएगा, उसमें सॉलिड भी रहेगा और पानी भी रहेगा, है ना। जो सेटल स्लज रहेगा, अपन जब उसको निकालेंगे तो उसमें सॉलिड भी रहेंगे, पानी भी रहेंगे। सॉलिड में क्या क्या है हमारा, एक तो जो सस्पेंडेड सॉलिड जो निकल गए, जो सेटल हो गए, ठीक है, और हमने एलम बनाया था तो उसका भी एक झाग निकला था, PPT, है ना, तो PPT ऑफ AlOH थ्राइस। ठीक है, ये सॉलिड्स में आ जाएगा और ये वाटर, है ना। तो लिखो सॉलिड कंटेंट इन स्लज, SC एक टर्म डिफाइन किया, सॉलिड कंटेंट, ये होगा किसके बराबर, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वेट ऑफ स्लज। वेट ऑफ सॉलिड, सॉलिड है ना, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वेट ऑफ स्लज, टोटल वेट, है ना। यदि सॉलिड कंटेंट 2 है, इफ सॉलिड कंटेंट इज 2%, मतलब फॉर, ये लिख लेना, फॉर 100 kg स्लज 2 kg सॉलिड एंड 98 kg वाटर है उसमें। नेक्स्ट लिखो मॉइस्चर कंटेंट इन स्लज, MC, मॉइस्चर कंटेंट इन स्लज, ये क्या रहेगा, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ स्लज, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ स्लज। ठीक है, एक वाटर कंटेंट भी पढ़ा था हमने, कहाँ, सॉलिड में, वो इससे अलग है, क्योंकि वाटर कंटेंट, हाँ, वाटर कंटेंट वहां पे होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, सॉइल नहीं होता, सिर्फ सॉलिड सॉलिड होता है। यहाँ पे
ओवरऑल वेट, जिसमें वेट ऑफ वाटर भी आएगा, वेट ऑफ सॉलिड्स भी आएगा। ठीक है, हम जो डोज जो एलम है इसका कितना, ये लिख लिया, पहले लिख लो आराम से ना। इसमें स्लज रहेगा, स्लज कहाँ रहेगा, ये रहा स्लज जो सेटल हो जाएगा, दिस इज स्लज। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिमम डोजेस ऑफ कोएगुलेंट। कोएगुलेंट का ऑप्टिमम डोज कैसे फाइंड करते हैं हम क्या करते हैं, जार टेस्ट की मदद लेते हैं। जार टेस्ट में क्या करते हैं हम कि अलग अलग जार लेते हैं, 4-5 है ना, और उसमें अलग अलग ml ऑफ कोएगुलेंट डालते हैं, है ना, ये डाला, मिलीग्राम पर लीटर अलग अलग। फिर क्या करते हैं, 30 मिनट तक उसको स्टीर करते हैं, फिर सेटल होने देते हैं। सेटल होने के बाद जो पानी की टर्बिडिटी हम मेजर करते हैं। सपोज करो कि हमें टर्बिडिटी का ग्राफ ऐसा आया कि पहले इसमें टर्बिडिटी समझ रहे हो ना, टर्बिडिटी अच्छे से पढ़ा है कि हमें फाइननेस ऑफ सॉलिड्स है ना, तो सेटल होने के बाद भी कुछ टर्बिड वाटर रह जाएगा ना, टर्बिडिटी, तो वो जिस भी डोजेस पे मिनिमम रहेगा, है ना, वो बोल देंगे हम ऑप्टिमम डोज। इसका कर्व ऐसे ही आता है, यदि डोज कम देंगे तो भी टर्बिडिटी ज़्यादा रहेगी, डोज ज़्यादा भी देंगे तो भी टर्बिडिटी ज़्यादा रहेगी, है ना। यहाँ लिखो मिनिमम टर्बिडिटी। तो इसमें लिखो कि द डोजेज DOSAG डोजेज ऑफ alum, ALUM, alum or any other coagulant is conveniently found out by jar test. Before conducting this test, sufficient alkalinity is ensured in water by addition of either lime or soda. Lime क्या था, CaOH twice, और soda Na2CO3, है ना। A graph is plotted between turbidity and doses. A graph is plotted between turbidity and doses corresponding to minimum turbidity is called as optimum doses of coagulant. Optimum doses of coagulant. ठीक है, ये ग्राफ बना लेना, और ये जार टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अपन इस पे अच्छे से थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा देखोगे, 6th। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे के दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दिमाग खोलने वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ऑल्दो है वो कन्वेंशनल टाइप्स के क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। पहला 6th वाला क्वेश्चन है कि द कोएगुलेशन ट्रीटमेंट प्लांट विथ फ्लो ऑफ 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज डोजिंग एलम एट 23 milligram per liter. No other chemical is being added. The raw water suspended solid concentration is 37 milligram per liter and effluent जो after settlement concentration is 12 milligram per liter. The solid content of sludge is 1% and specific gravity is 3.01. ठीक है, what volume of sludge must be dispersed per day from this treatment plant? उन्होंने बोला है
कि ये है हमारा पानी, है ना, तो उसमें इन्फ्लुएंट आ रहा है 37 मिलीग्राम पर लीटर टैंक में, बाहर जा रहा है 12 मिलीग्राम पर लीटर। ये क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड का कंसेंट्रेशन। हमने इसमें डोजिंग की एलएम की डोजिंग है 23, शायद 23 मिलीग्राम पर लीटर, 23 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एलएम हमने ऐड किया, और कुछ ऐड नहीं किया। ठीक है, तो ये जो यहाँ से देखो, यहाँ 37 था, यहाँ कुछ कम हुआ तो कम होके कहाँ गया, वो सेटल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये सस्पेंडेड सॉलिड जो है, जो सेटल हो गए वो है, प्लस जो एलएम है वो भी पीपीटी बनाएगा, वो भी सेटल होगा, है ना। तो इतना इन दोनों का कंसेंट्रेशन सेटल हो जाएगा। ठीक है, करो क्वेश्चन, इसको समझा दिया मैंने, करो। वॉल्यूम निकालना है पर डे। कैसे निकलेगा, 1 लीटर में इतना है। हाँ, इसका क्यू क्या दे रखा है, 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यू इज 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, पर डे का पूछा है ना। तो पहले हम सस्पेंडेड सॉलिड का निकालते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स सेटल्ड कितना, 37 माइनस 12 कितना हो गया, 25 ग्राम। कितना सेटल हो गया, 25 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो वेट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पर डे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 मिलीग्राम पर लीटर इंटू 0.53 मीटर क्यूब। 0.53 मीटर क्यूब को हमने कर दिया लीटर्स में, तो ये लीटर पर सेकेंड, और सेकेंड को पर डे में कर दिया, तो हमने क्या किया, 86400 का मल्टीप्लाई कर दिया। 86400 क्या होगा, 24 इंटू 3600 आवर्स सेकेंड्स, है ना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो, जल्दी से बताओ। ये आ जाएगा 1080 इंटू 10⁻⁶ मिलीग्राम पर डे। ठीक है, यदि हम इसे केजी में करें तो 1080 केजी पर डे। ठीक है, इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि ये याद रखो, mld इंटू मिलीग्राम पर लीटर इक्वल्स टू केजी पर डे। डायरेक्ट यूज करना। ठीक है, यहाँ पे mld इंटू ppm भी कर सकते हो, ppm इक्वल्स टू केजी पर डे। डायरेक्ट ये आ जाएगा। ठीक है, करो mld। ये हालांकि यहाँ पे mld नहीं दे रखा है, लेकिन mld में इसको कन्वर्ट कर लो, क्योंकि mld में कन्वर्ट करना अधिकतर वैसे दिया जाता है mld में, है ना। mld में कन्वर्ट करना ज़्यादा सही रहता है, वैसे दिया जाता है तो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 0.5 10⁻³ लीटर, है ना, और इंटू 86400 डिवाइडेड बाई 10⁻6 कर देंगे तो mld आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 42.3 mld। lm का क्या था, lm हम जितना डालते थे कितना परसेंट पीपीटी में जाता था, बताओ। lm का कितना परसेंट जाता था पीपीटी में, हमने पढ़ा था कि 1 ग्राम ऑफ lm विल प्रोड्यूस 0.23 ग्राम ऑफ पीपीटी। ठीक है, तो अभी 23 ग्राम कितना करेगा, तो 23 मिलीग्राम पर लीटर विल प्रोड्यूस 0.23 इंटू
23 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये मिलीग्राम पर लीटर में मिल गया हमको। तो हम क्या करेंगे, सीधा 42 ml इंटू 0.23 इंटू 23, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ एलम पीपीटी AlOH थ्राइस। ठीक है, कितना आएगा ये आ जाएगा 228.5 kg पर डे। कितना आ जाएगा, 228.5 kg पर डे। हमारे पास सॉलिड का कंसंट्रेशन मिल गया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पर डे चल रहा है अभी, है ना, तो पर डे ये हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। हालांकि यहाँ पे वेट नहीं चल रहा है, मास चल रहा है ना, ग्राम्स वगैरह ये मास की यूनिट है, तो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो मास ऑफ सॉलिड में क्या है हमारा, मास ऑफ सॉलिड दोनों का ऐड करो, बताओ कितना हो रहा है, बताओ, आवाज आनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, कैल्सी नहीं निकाला है अभी, ईएस का प्रिपेयर कर रहे हो ऐसा? अरे यार, कैल्सी वर्चुअल कैल्सी है, ये सब को यदि वहाँ पे करना पड़ गया ना तो क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो जाएगा 1080 प्लस 228.5 अपॉन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ, सॉरी क्या लिख दिया यार मैंने, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ, ये है क्या, हाँ ठीक है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू 1000। ठीक है, इसमें यहां से आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स 0.4347 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, ये तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। हमारे पास स्लज कंटेंट दे रखा है, स्लज कंटेंट उन्होंने दे रखा है, उसका मतलब क्या है, जल्दी से बताओ। उसका मतलब ये है कि 1% दे रखा है ना, तो यदि 1 kg सॉलिड है तो 99 kg क्या है, वाटर। ठीक है, तो इसका 99, ये यदि इसको इसमें 99 का मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल सॉलिड में। ठीक है, तो 1080 प्लस 228.5 इंटू 99 इज वॉट, वेट ऑफ, वेट या मास लिखेंगे यहाँ पे, मास ऑफ वाटर। ये आ जाएगा, कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 129,541 kg पर डे। और वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब, उसके लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे डेंसिटी से, तो ये हो जाएगा 129,541 kg पर डे डिवाइडेड बाय 1000 मीटर, 1000 kg पर मीटर क्यूब,
kg पर मीटर क्यूब, kg गया, मीटर क्यूब पर डे में आ जाएगा, तो ये 129.541। जिनको यूनिट्स में तकलीफ आती है वो इस सिंपल प्रोसेस से कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, दिस प्लस दिस। इतना वॉल्यूम हमें हैंडल करना है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है ये। टोटल वॉल्यूम इज दिस प्लस दिस। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ये यदि इसको V2, ये हो गया V1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, केमिस्ट्री ज़्यादा है, इसमें तो कैलकुलेशन ज़्यादा है। ये तो डेंसिटी मास पे ही चल रहा था, है ना, तो ये तो कैलकुलेटिव हो गया। डेंसिटी मास वॉल्यूम, इसमें तो कोई बड़ी चिड़िया थी ही नहीं। नेक्स्ट वाले में केमिस्ट्री आ रही है अच्छी सी। नेक्स्ट है कि द कोएगुलेशन सेडिमेंटेशन प्लांट क्लैरिफाइज 40 ml, है ना, 40 ml ऑफ वाटर। द क्वांटिटी ऑफ फिल्टर्ड alum रिक्वायर्ड एट प्लांट इज 18 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, इफ द रॉ वाटर हैविंग अल्कलिनिटी इक्विवेलेंट ऑफ 5 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3। ठीक है, तो डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ फिल्टर अलम एंड क्विक लाइम। क्विक लाइम बोल दिया उन्होंने, है ना, लाइम नहीं बोला, क्विक लाइम कंटेनिंग 85% ऑफ CaO रिक्वायर्ड पर ईयर बाय द प्लांट। ठीक है, एलम का पूछा है, पहले एलम देखो। तो एलम उन्होंने पानी में कितना ऐड किया है, 80 मिलीग्राम पर लीटर, है ना। ठीक है, ये हम उनका था 40 ml, है ना, और 80 मिलीग्राम पर लीटर एलम। तो सीधा सा करो, kg पर डे एलम रिक्वायर्ड इन kg पर डे विल बी mld इंटू मिलीग्राम पर लीटर। तो 40 इंटू 18 कितना आ जाएगा ये, बताओ। 40 इंटू 18, 40 इंटू 18 720 इंटू 365। ठीक है, तो ये हो जाएगा 720 kg पर डे। हमें 365 दिन के लिए चाहिए था, तो फॉर ए ईयर क्या हो जाएगा, 720 इंटू 365, ये हो जाएगा 262.8 टन्स। मैंने टन्स की यूनिट बताई है, बताओ कहाँ बताइए। सोम में बताया था मैंने टन्स की यूनिट, पहले दूसरे लेक्चर्स में ही। टन्स क्या होता है, 1000 kg। ठीक है, और क्विंटल 100 kg। 100 kg होता है क्विंटल। ठीक है, तो इतने टन हमें साल भर में एलम चाहिए। अब उन्होंने एक और पूछा है कि अल्कलिनिटी कितनी और रिक्वायर्ड है। देखो यार, ये एलम 18 मिलीग्राम पर लीटर हमने डाला है, तो इसमें अल्कलिनिटी की ज़रूरत है ना। तो कितना हमने देखा था कि अल्कलिनिटी रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम ऑफ एलम कितना था, 0.45 ग्राम। तो फॉर 18 मिलीग्राम पर लीटर, 18 मिलीग्राम पर लीटर के लिए 0.45 ऑफ 18 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, कितना आएगा ये, 0.45 इंटू 18। ठीक है, ये हो गया 8.1। हमें कितनी अल्कलिनिटी चाहिए थी, 8.1 मिलीग्राम पर लीटर चाहिए, और हमारे पास है कितनी उसमें ऑलरेडी 5। तो कितनी ऐड करनी पड़ेगी,
ये लिखो एडिशनल अल्कनिटी रिक्वायर्ड विल बी 8.1 -5, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा 3.1 मिलीग्राम पर लीटर। वही MLD वाला करो, kg पर ईयर कर दूं क्या? तो MLD इज 40 इंटू 3.1 इंटू 365, डायरेक्ट कर दिया। ये लिखो अल्कनिटी रिक्वायर्ड इन kg पर ईयर। ठीक है, बताओ क्या होता है इसका? 3.1 इंटू 40 इंटू 365, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 445। अब मजे आने वाले हैं। 45.26 टन अस CaCO3, लेकिन अस CaCO3 नहीं पूछा है उन्होंने क्विक लाइम के लिए पूछा है ना। तो क्विक लाइम के लिए हम क्या करेंगे? वही वाला इक्विवेलेंट वेट वाला कंसेप्ट। तो इसका इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे? अल्कलिनिटी इन CaO, क्योंकि क्विक लाइम हमारा CaO है, वो हो जाएगा 45.26 टन डिवाइडेड बाई 50 इंटू 28। 50 किसका है इक्विवेलेंट वेट? ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 और ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaO। इक्विवेलेंट वेट हमने कैलकुलेट कैसे किया था? 40 + 16 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 40 + 16 डिवाइडेड बाई 2 चेंज फैक्टर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 25.34 टन्स। 25.34 टन्स, इतना टन्स की रिक्वायर्ड होती है, इतना टन्स की हमें रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो CaO है ये 85% प्योर है ना। तो कितना चाहिएगा? 25.34 डिवाइडेड बाई 0.85, मतलब हमें 29.81 टन्स पर ईयर फॉर 85% प्योर CaO। ठीक है, समझ में आया? ये कन्वर्जन समझ में आया? जैसे हम CaO या किसी भी कंसेंट्रेशन को CaCO3 में करते थे तो क्या करते थे कि जो भी उसका वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट और सीधा सा, है ना। LM की बात हो गई है ना, तो अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे हम? दूसरे भी कोएगुलेंट से उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैसे LM ही यूज होना है और LM ही काम आएगा हमारा। ठीक है, दूसरा लिखो सोडियम एल्यूमिनेट। पहला हो गया था LM, उसी हेडिंग में बहुत कुछ हो गया। सेकंड इज सोडियम एल्यूमिनेट। क्या होता है ये? Na2Al2O4। ये एक ऐसा कोएगुलेंट है जो हार्डनेस से रिएक्ट करता है। अभी तक हम अल्कलिनिटी से रिएक्ट करते थे, अल्कलिनिटी हमें प्रोवाइड करवानी पड़ती थी, ये हार्डनेस से रिएक्ट करता है। जब हार्डनेस से रिएक्ट करता है तो ये क्या करेगा? पानी में हार्डनेस जितनी है उससे रिएक्ट कर जाएगा और पीपीटी बनाएगा। अच्छा पीपीटी भी अच्छा बनाएगा, निकाल भी देगा, सब कुछ बहुत अच्छा है ये। लेकिन हमें हार्डनेस तो चाहिए ना पानी पीने के लिए। ये सारी हार्डनेस निकाल देंगे तो फिर वापस से हम ऐड करेंगे क्या? नहीं। तो इसलिए इसका सुटेबिलिटी अच्छा नहीं है। हालांकि ये pH इंडिपेंडेंट है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक और कारण है, यदि ये सब कुछ भी अच्छा रहता तो भी हम सोचते करने में, वो है ये कॉस्टली पड़ता है ना। तो पैसे की जहाँ बात आएगी वहाँ तो सोचना पड़ जाएगा इतने लोगों के लिए, है ना।
ये करने के लिए, ठीक है। एलएम फिटकड़ी बहुत सस्ती मिलती है, बहुत सस्ती मिलती है ना। तो जिससे अच्छा हम उसी से कर लेंगे ना, भले से थोड़ी सी इफिशियंसी कम है और पर्पस भी अच्छे से सर्व हो रहा है, ठीक है। तो लिख लो इसमें पहला पॉइंट कि सोडियम एल्यूमिनेट रिएक्ट्स विथ कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्डनेस प्रेजेंट इन वाटर and result in formation of sticky gelatinous ppt of calcium and magnesium aluminate क्या है ये, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एल्यूमिनेट के पीपीटी बनाता है। सेकंड लिखो, इट इज पीएच इंडिपेंडेंट, इट इज pH इंडिपेंडेंट। थर्ड लिखो, इट रिमूव्स हार्डनेस फ्रॉम वाटर, वेयरएज अदर कोएगुलेंट इंड्यूसेस हार्डनेस, है ना। एलम हमारा हार्डनेस इंड्यूस कर देता था, ये हार्डनेस निकालता है। इट डज नॉट, फोर्थ है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड अल्कलिनिटी फॉर इट्स रिएक्शन, it does not require alkalinity for its reactions. Fifth, it is not used for drinking water. It's not used for drinking water treatment because it's costly. First is costly and second is it is not used for drinking water treatment because first it is costly, second some amount of hardness is always required in drinking water. For proper functioning of body, thus removal of naturally present minerals will remove hardness from water. तो ये यदि हार्डनेस निकालता है तो हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बॉयलर फीड वाटर में। बॉयलर में तो हमें हार्डनेस मतलब वहाँ तो चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो लिख लो एक नोट कि इट इज़ यूज्ड फॉर बॉयलर फीड वाटर एंड वाटर फॉर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, Na2Al2O4, ठीक है, Na2Al2O4 है ना, सोडियम एल्यूमिनेट। थर्ड है कॉपरास, COPPERAS, कॉपरास, थर्ड एलम सॉरी थर्ड कोएगुलेंट कॉपरास। इसका सिर्फ नाम लिख लो, कॉपरास है ना। ये है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट और इसका फॉर्मूला है FeSO4.7H2O। सेम ये भी अल्कलिनिटी वगैरह से रिएक्ट करता है, लेकिन इसका पीएच जो रेंज है वो है ग्रेटर देन 8.5, तो हमारा पानी वाटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए सूटेबल नहीं है ना। चौथा लिखो, क्लोरिनेटेड कॉपरास, उसका फॉर्मूला है FeCl3 प्लस Fe2SO4 थ्राइस, FeCl3 प्लस Fe2SO4 थ्राइस। इन्होंने क्या किया, कॉपरास में क्लोरिनेटेड आयरन FeCl3 भी मिला दिया, है ना, ताकि पीएच रेंज बढ़ जाए। पर बेचारों को फिर भी सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि एक 8.5 वाली रेंज के ऊपर रहता है और एक 3.5 से 6.5 के, तो फिर से वही बात हो गई, तो ये भी यूज़ नहीं हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो कोएगुलेशन का अच्छे से देखा, न्यूमेरिकल अच्छे से देखें, मज़ा आए, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम फ्लोकुलेशन के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।